इतने सारे सर्टिफिकेट्स, इतने सारे अवार्ड्स। अब तो कोई ड्रीम पूरा होता है तो आपको ऐसे लगता है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। बिल्कुल वैसे अपनी आप अचीवमेंट्स को अपने सामने रखते हो तो हर दिन आपको गिनने का मौका मिलता है। आपको लगता है कि ये कम है, थोड़ा और आज चलेगा। आवाज का जादू क्या है? हाँ, लोगों ने जब कहा कि कुछ तो है, कशिश। हंसते हंसते कैसे बोल लेते हैं। आप मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हंसते हुए बोलते हैं तो आपकी आवाज में एक अलग ही इफेक्ट आता है। और वो बहुत जरूरी है लोगों को अपने साथ बांध के रखने के लिए। लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कहीं ना कहीं खुद से चीज आप कहना चाहते हो, कह नहीं पाते हो, तो लिखना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। उसे लिखो, मन की भड़ास। कभी कभी हम किसी को पीट के निकालते हैं, गुस्सा हो, प्यार हो, कुछ भी हो, वो पेपर और पेन लेके वहां उतारता है। रेखा जी को गुस्सा कब आता है? मैं ये मानती हूँ गुस्सा सबको आता है और आना भी चाहिए। अगर खून में उबाल नहीं हुआ तो फिर खून कैसा। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से क्लासिक कोमल में और आप देख रहे हैं क्लासिक कोमल। मैं हूं आपके साथ कोमल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में महिलाएं किसी भी चीज में कम नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल में हो, तमाम क्षेत्रों की बात करें। क्योंकि दिल्ली में भी मुख्यमंत्री के तौर पे 4 महिलाएं का चेहरा मिल चुका है। देश में हमारी राष्ट्रपति भी महिला है, फाइनेंस मिनिस्टर भी महिला है। तो आज हम ऐसी ही मिसाल देने वाली एक महिला से बात करने के लिए जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने अपनी आवाज के जादू से पूरे देश का दिल जीत लिया है, अपनी बीबीसी में छाप छोड़ी हुई है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय में कंपनियों में अपनी आवाज का जादू चला चुकी हैं। तो क्या है रेखा जी, उन्हीं के मुंह से जानते हैं। तो आइए उनसे रूबरू कराते हैं आपको। और रेखा जी, क्लासिक कोमल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कोमल। और मुझे इस लायक समझने के लिए कि आप मेरे साथ जुड़ी, मुझसे बात करने के लिए यहाँ पहुंची हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। तो रेखा जी क्या है, मैं आपको क्या कहूँ? एक्टर, आरजे, पोएट्री राइटर, क्या है रेखा जी? रेखा एक्चुअली रेखा एक आर्टिस्ट है। और आप ये बोल सकते हो कि जो भी मन करता है, एक आर्टिस्ट कभी भी एक जगह टिक नहीं सकता। वो थोड़ा चंचल होता है, चुलबुला होता है। और शायद इसी वजह से वो आर्टिस्ट होता है, क्योंकि जो कंसंट्रेट कर पाते हैं वो बहुत पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, एक जगह किताब में बैठ के अच्छे से खूब रटते हैं और एग्जाम देते हैं, किसी अच्छी पोस्ट ऑफिसर बन जाते हैं। लेकिन कलाकार जो होता है वो होता है जो एक जगह टिक नहीं सकता, उसका मन बहुत चंचल होता है। तो कभी वो चाहता है कि उड़ान भरे, कभी उसे लगता है कि शांत बैठ जाए, थोड़ी देर कुछ सोचे या कुछ लिखे, कुछ करे, कुछ भी करे पर कुछ अलग करे। तो एक आर्टिस्ट वही होता है। और मुझे लगता है कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो जो मेरी स्ट्रेंथ है, जितना मैं कर सकती हूँ, जो मैं कर पाती हूँ, मैं हर उस चीज को छेड़ती हूँ, हर उस चीज पे हाथ लगाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ अचीव करूँ उसमें। लेकिन आपकी आवाज से तो आपकी पूरी दुनिया दीवानी है। कैमरा के सामने में आकर, कभी कैमरा के पीछे में जाकर, इतना ही नहीं, आप एक्टिंग भी कर लेते हो। कैसे कर लेते हो? एक चीज में कहीं स्थिरता क्यों नहीं है? स्थिरता इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने जैसा कहा कि चंचल होते हैं आर्टिस्ट लोग थोड़े से। हाँ, स्थिरता है जब मैं एक काम कोई करती हूँ तो उस टाइम मैं उस काम पे पूरी तरह से फोकस करती हूँ, उस पे मैं कंसंट्रेट करती हूँ। अगर मैं किसी वक्त आरजेइंग कर रही हूँ, मैं रेडियो पे हूँ, माइक के सामने हूँ, तो उस वक्त पूरी दुनिया मुझसे अलग है, लेकिन फिर भी मैं पूरी दुनिया से जुड़ी हूँ। रेडियो पे बात करती हूँ, लोगों के साथ जुड़ती हूँ, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ आरजे होती हूँ। उस टाइम मैं भूल जाती हूँ कि मैं कुछ और फील्ड में हूँ या मेरी कहीं कोई और लाइफ है, कुछ भी है। मैं वहां सिर्फ मेरा रेडियो, मेरे श्रोता, मेरा गाने और अपना काम वो करती हूँ। अगर मैं एक्टिंग कर रही हूँ तो फिर मैं सिर्फ एक्टिंग पे उस वक्त जहां मैं हूँ, जिस कैरेक्टर में हूँ, जिस किरदार में हूँ, मैं उसको फोकस करती हूँ। और उस टाइम मैं भूल जाती हूँ कि मैं आरजे रेखा हूँ। मुझे ये याद रहता है कि उस वक्त मैं वो किरदार हूँ जो मैं निभा रही हूँ। ऐसे ही जब मैं राइटिंग करती हूँ, पोएट्री लिखती हूँ या स्टोरी लिखती हूँ, तो मैं कभी भी पोएट्री लिखते हुए भी मैंने हमेशा उस पोएट्री को साथ में गुनगुनाया है, फील किया है, तब मैंने उसे लिखा है। या कोई मैंने स्टोरी अगर लिखी होगी तो वो भी मैंने उस स्टोरी में अपने आप को कहीं कोई कैरेक्टर की तरह से देखा होगा, तब मैंने उसे लिखा। तो बहुत जरूरी है कि आप जो भी काम करें उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो और वो काम करें जो आपको अच्छा लगता हो। क्योंकि जब आप पैशन को फॉलो करते हो तो फिर आप कहीं मात नहीं खाते हो। आप बोर तब होते हो जब आप जबरदस्ती वाला काम कर रहे हो, जब आपको लगता है कि ये काम मुझे पसंद नहीं है लेकिन करना पड़ेगा।
तो मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है और मैं बोर कभी नहीं होती उस काम से। तो आपको सबसे ज्यादा कौन सा काम करने में मजा आता है? एक्टिंग करने में, आरजे करने में, या फिर एंकरिंग करने में, किताबों का लिखने का भी शौक चढ़ा है आपको, पोएट्री करने में? किन चीजों में सबसे ज्यादा एंजॉय करती हैं? जो काम जब कर रही होती हूँ उस वक्त उसको एंजॉय करती हूँ। हाँ, अगर कभी लगता है कि ये काम करने का मन नहीं है तो मैं उस काम को करती ही नहीं हूँ। तब अगर मैं पोइट्री लिख रही हूँ तो उस वक्त मेरा मूड है पोइट्री लिखने का और उस वक्त मैं उसे पूरी तरह एंजॉय करती हूँ। ऐसा कह सकते हैं कि रेखा जी मूड स्विंग्स है? मूड स्विंग नहीं कह सकते, पर हाँ ये जरूर कहोगे कि मूड को मुझे संभालना आता है, कैरी करना आता है, कैसे उसे संभाल के रखना है। अगर मैं दुखी हूँ तो उस वक्त मैं किसी को पीटने की बजाय मैं एक पोइट्री लिखती हूँ। अगर मैं खुश हूँ तो भी मैं एक पोइट्री लिखती हूँ। अगर मेरा गुनगुनाने गाने का मन है तो रेडियो पे शोज करती हूँ, वहाँ लोगों के साथ जुड़ती हूँ, गाने गाती हूँ, एंजॉय करती हूँ। अगर कभी लगता है कि यार अपने अंदर का कलाकार बाहर लेके आओ, एक्टिंग करो, तो चलो एक्टिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि मूड स्विंग्स अगर आपके किसी अच्छे काम के लिए होते हैं और आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो वो कुछ निकल के आएगा, कुछ बेहतर उसमें से निकलेगा, तो फिर आपको मूड स्विंग्स ऑलवेज वेलकम। आप अच्छे अच्छे लोगों के लिए, युवा जनरेशन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हो। आज के टाइम में ऐसा भी देखा जा रहा है कि लड़कियां सेफ भी नहीं है, और आप जिस इंडस्ट्री में हो इसमें कोई टाइमिंग शेड्यूल फिक्स्ड नहीं है, फिर कैसे कर लेते हो? देखो, कुछ लोग कहते हैं कि हम व्यस्त हैं, लेकिन सच्चाई ये कि सबके पास वही 24 घंटे हैं। बिल्कुल। कुछ लोग व्यस्त हैं पर कुछ अस्त व्यस्त हैं जिनके पास टाइम नहीं है। जब आप किसी चीज को करना चाहते हो ना तो टाइम हमेशा आप निकालते हो और निकाल ही लेते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई भी पैशन अपना फॉलो कर रहे हो तो आपको टाइम के लिए सोचना नहीं पड़ता। अभी मेरा मन है पोइट्री लिखने का, सब काम साइड में रखा, पोइट्री लिखी। और अगर मेरा मन है कि मुझे सोना है 4 घंटे अभी लंबी तान के, तो मैं सो जाती हूँ। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, और ये बहुत आसान काम है। आप अपने टाइम का शेड्यूल बनाते हो, आप हर काम को एक प्रॉपर टाइम देते हो, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। आपको इतनी सारी प्रेरणा कहाँ से मिलती है करने की? प्रेरणा आप किसी भी चीज से ले सकते हो। आपके आसपास इतने सारे लोग हैं जिनको आप देख के प्रेरणा ले सकते हो। मैं ये मानती हूँ कि हर एक इंसान में, हर इंसान में जो आपके आसपास है, या आप कहीं भी उससे मिलते हो, अचानक किसी से टकरा जाते हो, तो उससे लेने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा भी है, बुरा भी है। अब ये आप पे है कि आप उससे अच्छा लेते हो या बुरा लेते हो, लेकिन हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी जरूर है। किसी से भी जो आपको अच्छा मिले ले लेना चाहिए। प्रेरणा आपसे भी ली मैंने कि आप इतनी मेहनत से काम कर रही हैं, पॉडकास्ट बना रही हैं, और जिस तरह से आपने आके अपना पूरा सेटअप किया, बहुत कुछ सीखा मैंने। थैंक यू, आपने मुझे काबिल समझा। और इसके साथ साथ अपने आसपास के लोगों को हमेशा प्यार से, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। सिर्फ बुराइयां मत ढूंढिए, कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। तो नारी शक्ति की मिसाल आपने दे दी है। नारी शक्ति, देखो, नारी को हम कहते जरूर है कि नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। हर इंसान में शक्ति है, और नारी को शक्ति कहीं से उजागर करने की जरूरत नहीं है। उसके पास है। जो पेन्स गर्ल्स सह पाती हैं वो बॉयज नहीं सह सकते। बिल्कुल। जो काम गर्ल्स करती हैं वो बॉयज नहीं कर सकते। वो मल्टीटास्किंग होती हैं। बॉयज अगर एक काम कर रहे हैं तो वो एक ही कर पाते हैं, लेकिन आप लेडीज को देखिएगा वो एक टाइम में 10 काम कर लेती हैं। हाँ, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, झल्ला जाती हैं, सब है, लेकिन वो एक पार्ट है लाइफ का। आप हमेशा ऐसा करते होंगे, कभी ना कभी जब आप काम कर रहे हो तो उलझते भी हैं आप उसमें, लेकिन फिर भी उनमें जो स्ट्रेंथ है वो अपने आप में सशक्त है, शक्ति है। और इसी वजह से आज की नारी ने तो साबित भी कर दिया। नॉट इवन आज, मैं तो ये कहूंगी कि पुराने समय से अगर आप देखोगे तो हमेशा हर युग में नारियों ने ये प्रूव किया है कि वो कहीं से कम नहीं है। अगर आप झांसी की रानी का दौर देख लें, आप इंदिरा गांधी जी का दौर देख लें, आप कल्पना चावला को देख लें, आप किसी को भी, सुनीता विलियम्स को देखें, आप किसी को भी देखिए, हर टाइम में, हर एरा में कोई ना कोई आपको ऐसी मिसाल मिल जाएगी जिसको आप देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। तो लोग बहुत बोलते हैं कि पहले ऐसा होता था, आज नहीं होता, पहले ऐसा होता था, अब महिलाएं दबती नहीं है, पहले दबती थी। जिसने नहीं दबना था वो तब भी नहीं दबती थी। तो आप गलत चीजों पे कभी मत दबो, आप अच्छी चीजों के लिए हमेशा आवाज बुलंद करो। आपके अंदर शक्ति है, सिर्फ आपको पहचानने की जरूरत है अपने आप को। तो पहले के जमाने की महिला और आज के जमाने की महिला, जिसको हम लोग ने मॉडर्न महिला जो कह रहे हैं कि मॉडर्न लड़कियां हैं, मॉडर्न है, ये क्या है आपकी नजरों में? मॉडर्न कुछ नहीं है। मॉडर्न वो है, हर इंसान मॉडर्न है तब जब वो अपने लिए खड़ा हो सकता है, अपने लिए स्टैंड ले सकता है। वो हर इंसान मॉडर्न है। आप
कहीं पे भी पिछड़े हुए तब कहलाते हो जब आप अपने लिए भी आवाज बुलंद नहीं कर पाते हो। अगर आपके साथ कोई टॉर्चर हो रहा है तो आपको बिल्कुल। अपनी वॉइस रेज करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा अगेंस्ट। हम बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, हम में से भी कितने लोग ऐसा करते होंगे कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, छोड़ो मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, मुझे क्या पड़ी बोलने की, बिल्कुल। निकल जाते हैं हम वहां से। पर हम ये भूल जाते हैं कि अगर आज किसी और के साथ हो रहा है तो उस सोसाइटी के अंदर वो चीज पनप गई है बिल्कुल। और वो धीरे धीरे ग्रो करेगी। तो आप उसको अगर उसी दिन नहीं काटोगे तो वो आगे जाके बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगी। तो बेटर है अगर कोई बुराई है और आप उसको अपने आसपास देख रहे हो, उसको वहीं खत्म कर दो। तो डर नहीं लगता है जिस तरह के समाज में जो लोगों के साथ हिंसा होती है, दुष्कर्म हो जाता है, मतलब जो आपने जिस तरह से स्ट्रगल कर रही हैं और जिस तरह के आप फील्ड में काम कर रहे हो, कभी डर नहीं लगा? डर कुछ नहीं होता है, डर के आगे जीत है। लोग यही कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, बचपन से सुना है, देखा है। और डर तब लगता है जब आप डरते हो। कुछ नहीं होता डर, आपकी इमेजिनेशन है सिर्फ। जिस दिन आप उसके सामने खड़े हो जाओगे वो खुद डरेगा आपसे। तो डर को डराना सीखो। डर कुछ नहीं है। किस चीज से डर है आपको? अपनी बात कहने से, कह के देखो, जब वो असर करेगी तो आपका डर खत्म हो जाएगा। या फिर आप बाहर निकलने से डरते हो, निकलो एक बार, पाँव निकालो। जैसे ही पाँव बाहर निकलेगा ना, खुद पता चलेगा कि बाहर भी वही रोशनी है जो आपके घर में है। आप ट्यूबलाइट की रोशनी में बैठे हो, बाहर धूप है, उजाला है। लेकिन अगर रात भी है तो आज कोई इशू नहीं है, आप अपनी रोशनी इतनी तेज कर लो कि वो अंधेरा आपके सामने फीका पड़ जाए। तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। पेरेंट्स को कैसे आपने कन्विंस किया कि हाँ मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, आरजे बनना है? कहाँ से आपको शौक आया, मन किया कि मुझे आरजे बनना चाहिए? टचवुड की मेरे पेरेंट्स इस मामले में सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने कभी ऐसा कुछ हमें प्रेशर नहीं डाला कि आपको यही करना है और यही जाना है। रेयरली ऐसे इंसिडेंट्स हुए, वो भी तब जब कुछ रिलेटिव्स आपको ये बोलते हैं कि अरे पढ़ाओ मत ज्यादा, बिल्कुल। ये मत कराओ ज्यादा, हाँ। ऐसे लड़के नहीं मिलेंगे बराबर। तो लड़के को पढ़ने नहीं तो दिया मेरे जा रहा पेरेंट्स है। कई बार ये जवाब देते हैं कि अगर लड़के बेवकूफ रह जाएंगे या लड़के नहीं पढ़े होंगे या लड़के नहीं है उस लेवल, तो हम लड़कियों को भी वैसा ही रख देंगे, फिर आगे की जनरेशन का क्या होगा? आगे की जनरेशन। अगर हम ये सोचते हैं कि लड़के तो पढ़ नहीं पाए, तो लड़की भी, अगर लड़का ग्रेजुएट है तो लड़की 10th पास होनी चाहिए ताकि वो उससे सुनती रहे, दबती रहे। लेकिन आप 1% ये सोचना भूल जाते हो कि अगर दोनों ही डाउन हो गए, दोनों ही कम पढ़े लिखे होंगे, तो आगे हमारे, नॉट इवन हमारी फैमिली, बल्कि हमारा समाज, हमारा देश सब पीछे रह जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम हर दिन एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और ये फैक्ट है कि जब आप दूसरे को आगे बढ़ाते हो तो आप खुद भी आगे बढ़ते हो। सोसाइटी में ये बहुत प्रॉब्लम है कि हम एक दूसरे को नीचे गिराने पे तवज्जो देते हैं। हम अगर कहीं आगे जा रहे हैं तो हम पीछे वाले को धकेलना चाहते हैं। और अगर हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी प्रोग्रेस करते हैं। आज अगर मुझसे कोई कुछ सीखना चाहे, मैं उसे कुछ सिखाती हूँ, हो सकता है कि उससे मैं भी कुछ सीख पाऊँ, या मैं कुछ बताते बताते जो चीजें मैं खुद भूल गई थी कभी किसी टाइम में, वो मुझे फिर से याद आ जाए। तो अपने प्रोफेशन में या किसी भी फील्ड में, या घर गृहस्थी, परिवार, आस पड़ोस, सपोर्ट करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप किसी को सपोर्ट करते हो तो आप खुद भी ग्रो करते हो। ये जिस दिन आप मेंटालिटी बना लोगे तो लोग आपको रोकेंगे नहीं, परिवार आपको रोकेगा नहीं। क्योंकि अगर आपके परिवार से बच्चे आगे बढ़ते हैं तो आपके परिवार की अपने आप से कहीं ना कहीं उन्नति होती है, आप खुद ग्रो करते हो। तो ये सोच के कि मत करो, मत पढ़ाओ, सपोर्ट मत करो। आजकल पेरेंट्स को ये रहता है कि 90%, 99%, 99.9% उस पे भी दे आर नॉट हैप्पी, 100% पे भी खुश नहीं है। पर आप ये देखिए कि जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ बुक के अंदर गड़ा हुआ है, बुक पढ़ रहा है, बहुत अच्छे से रट लिया उसने, खूब अच्छे मार्क्स लेके आता है, लेकिन बाकी का जो सर्कल है उसके आसपास वो उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो उसको फोकस नहीं कर पाता। तो उसे इतना खुलने दो कि वो अगर 70-80% इधर कर रहा है तो बाकी 30-40 वो किसी और चीज पे भी फोकस कर पाए, ताकि उसका पूरा का पूरा कहीं ना कहीं वो ग्रो करे, हर चीज पे उसका विकास हो। ये नहीं कि सिर्फ किताब पढ़ के रह गया, सिर्फ बुकिश नॉलेज उसके पास है, वो सोशली लोगों से कनेक्टेड ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो लोगों के साथ जुड़ने के लिए भी करें, आसपास के एनवायरनमेंट को समझने के लिए, नई नई चीजों को सीखने के लिए, देखने के लिए। क्योंकि आफ्टर ऑल जब आप बहुत पढ़ जाते हो, बहुत कुछ करते हो, पैसा अच्छा कमाते हो, नाम आपका होता है, सब कुछ है, लेकिन इनर पीस आप ढूंढते रह जाते हो। राइट। आप स्ट्रेस फ्री कभी हो ही नहीं पाते क्योंकि आपके ऊपर बर्डन है उस लेवल को मेंटेन रखने का।
आपको जरूरत है कि आप जो भी कर रहे हो उसको एंजॉय करो, फिर आप भले 2 पैसे कम कमाओगे, थोड़ी सी शायद लोगों के साथ उतना आप लेवल मैच नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको जो अंदर से खुशी रहेगी ना, वो उस सबसे ऊपर है। आप इमोशनल कब होती हैं? क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बात करते करते काफी इमोशनल हो रही हो। नहीं नहीं, इमोशनल होती हूँ मैं, क्योंकि जब आप आर्टिस्ट हो और आप लोगों के साथ, जब तक आप इमोशनल नहीं होते हो, जब तक आप लोगों को या चीजों को इमोशनली नहीं देखते हो, तो आप एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो सकते। अगर मैं कोई कैरेक्टर प्ले करूं और मैं उस कैरेक्टर के साथ जुड़ ना पाऊं, उसे समझ ही ना पाऊं, मैं इमोशनल ही नहीं हूं, तो मैं उस कैरेक्टर को प्ले नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं ऊपरी तौर पे एक डायलॉग रटूंगी और मैं अपना प्ले करके निकल जाऊंगी, तो आई एम नॉट अ गुड एक्टर। ऐसे ही अगर मैं पोइट्री लिख रही हूँ, तो जब तक मैंने किसी चीज को फील नहीं किया, किसी दूसरे की तकलीफ को फील नहीं किया, मैं उसे कभी भी कलम से जुबान दे ही नहीं पाऊंगी, मैं लिख ही नहीं पाऊंगी। बहुत जरूरी है कि दूसरों की फीलिंग्स को भी हम समझ पाए, क्योंकि हर वक्त मैं अपनी कहानी नहीं कर सकती हूँ। अगर हमें लोगों से कनेक्ट होना है, तो हमें लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीजों को फेस कर रहे हैं। जब हम वो लिखते हैं ना, तो हर पढ़ने वाले को ये लगता है कि ये कुछ अपना सा था, ये कुछ मेरी जैसी बात थी। वो तब लगेगी जब आप लोगों के साथ उस तरह का फील करोगे। सारे इंसिडेंट आपकी लाइफ में हो जाए ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, सारे इंसिडेंट्स आप खुद से फील कर लो वो भी जरूरी नहीं है, लेकिन आप दूसरों के एक्सपीरियंस को फील करना सीखो। तो इमोशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमोशनल नहीं हो, जैसे मैं वॉइस फील्ड में भी हूँ, तो मैं अगर इमोशन नहीं समझ पा रही हूँ, तो मैं उसको उतना अच्छे से बोल ही नहीं पाऊंगी। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, मैं कोई दर्द भरी बात कर रही हूँ, तो मुझे मेरी आवाज में वो दर्द लाना पड़ेगा। अगर मैं कहीं स्माइल कर रही हूँ, तो मुझे वो आवाज में दिखना चाहिए। तो वो इमोशंस अगर आपके अंदर नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे ना। जैसा कि हम देख पाते हैं कि आरजे की जो लाइफ होती है, लोग उन्हें देखते नहीं हैं, लोग उनकी आवाज़ से उनको पहचानते हैं। और जब आप बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम आरजे से मिलें, तो आपको भी नहीं पता है, तो आप जब बाहर निकलते हो कैसा फील करते हो? क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो, जिसको आकाशवाणी में एफएम रेनबो पे आना, अपनी आवाज़ देना, पूरी दुनिया तक पहुंचाना कोई छोटी बात नहीं है। एक्चुअली मैं भी यही कहूंगी कि छोटी बात नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का मौका मिला। मैं गोल्ड के साथ काम किया है, रेनबो के साथ किया है, वहीं के मैं ड्रामा सेक्शन के साथ भी काम करती हूँ। लेकिन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोगों की लाइन लगी होती है, बहुत लोग अपने सपने लेके पहुंचते हैं, पर कितने लोग सेलेक्ट हो पाते हैं? बिल्कुल। कहीं ना कहीं किस्मत, आशीर्वाद, मेहनत, बहुत सारी चीजें होती हैं जो जुड़ के आपको वहां तक पहुंचाती हैं। तो मैं इस मामले में अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे वो मौका मिला, मैं वहां से जुड़ी। और सचमुच हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको वो चीज मिल भी जाए। तो अगर मिली है तो मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत अच्छा फील करती हूँ, और अच्छा लगता है मुझे कि मैं वहां पे हूँ। तो बाहर निकलते हो, आपसे जब आपके फैंस मिलते हैं, तो आपको कैसे पहचानते हैं? अच्छा, वो आप कौन हो? मतलब आपकी आवाज सुनी सुनी सी लग रही है, तो कैसे लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं? आपकी आवाज से कैसे बहुत सारे, पहचानते हैं? मतलब अगर आप देखो कहीं, जो अगर मैं आकाशवाणी की बात करूँ, तो आकाशवाणी का जो दायरा है बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। आपके थ्रू लोग पूरे वर्ल्ड में उसको सुनते हैं, अपने पूरे देश के कोने कोने में लोग सुनते हैं। और अब तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मन की बात जैसी चीजें, जिसकी वजह से लोग सुनते हैं। तो रेडियो का दायरा बहुत बड़ा है। न्यूज के लिए सुनते हैं लोग, क्रिकेट मैच के लिए सुनते हैं लोग, एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं, एंटरटेनमेंट के साथ इंफोटेनमेंट के लिए सुनते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो लोग जब मुझसे मिलते हैं कई बार, तो मुझसे हर कोई पूछता है कि आप क्या करते हो। और अगर मैंने कहा कि मैं रेडियो से हूँ, अच्छा कौन से रेडियो चैनल पे? इस पे हूँ, तब तक वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते कि अच्छा आवाज तो बड़ी अच्छी है आपकी, लेकिन क्या नाम किस नाम से करते हो आप? अच्छा, जैसे ही मैंने नाम बताया तो अरे आपको तो सुना है। एकदम वो जो खुशी मुझे देखने को मिलती है उनके चेहरे पे, आपको तो बहुत बार सुना है। तो बड़ा अच्छा लगता है। एक बार का एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ, इस बात पे याद आया कि मैं किसी कैब से आ रही थी, तो रेडियो चल रहा था उस पे, बाई चांस वही रेडियो चल रहा था जिससे मैं भी शो करके आई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम आप यहाँ, मैं आकाशवाणी से निकली थी उसी टाइम, आप यहाँ पे क्या काम करते हो? मैंने कहा आप रेडियो सुन रहे हैं ना, इसी में बोलते हैं हम लोग। तो उसने मुझसे पूछा कि अच्छा आप इस पे बोलते हो? मैंने कहा इसी पे बोलती हूँ जो चल रहा है। अच्छा, तो आप किस नाम से बोलते हो? मैंने नाम, अरे अभी तो आपको सुन रहा था मैं मैडम, आप तो मेरी गाड़ी में आ गई, मुझे ऐसे लग रहा भगवान मिल गया। वो इतना एक्साइटेड था कि मुझसे मिलके, फिर उसने मुझसे बात की कि मैम सच में आपकी आवाज ऐसे सुनने में बड़ी अच्छी लगी। मतलब वो जो उसका एक्साइटमेंट था, उसने मुझे एनर्जी दी, क्योंकि
जब आपको सुन के लोग इतने खुश होते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल आती है, तो वो आपको एक अलग कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है चीज, और आप उसके साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हो। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि लोग मिलते हैं, आवाज से पहचान लेते हैं या नाम से पहचानते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि आपको तो बहुत बार सुना है। लिटरली उसने मुझे ये कहा कि अभी उतरते ही मैं आपके बारे में पूरी रिसर्च करूंगा। मैंने कहा ठीक है करो, लेकिन उसको जो मैं खुशी देख पाई उसके चेहरे पे, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और तभी ये लगता है कि जब हम वहां पे बोल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को, मैम आप इतनी सारी बातें कर रहे थे वहां, कैसे करते हैं, कैसे आप इतना सब बताते हैं लोगों को। रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं मैडम, फिर भगवान ने चाहा तो कभी दोबारा मुलाकात होगी। तो इतना मजा आता है ऐसे लोगों से मिलके। और यही चीज है कि मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन आज भी मैं बोर नहीं होती हूँ। मैं जिस दिन भी शो करने जाती हूँ तो मैं उस वक्त एक नई एनर्जी के साथ बिल्कुल रिफ्रेश होकर तब मैं वहां पे जाती हूँ, और हर बार एक नया फील होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये वही बोर काम मैं दोबारा से कर रही हूँ। जैसा कि हम देखते हैं कि लाइव कमेंट्री भी होता है हाँ। रेडियो पर सुबह में, तो आप अपने ऑडियंस के मूड को कैसे समझते हो, क्योंकि आप उनको देख नहीं पा रहे हो, सिर्फ सुन पा रहे हो, तो कैसे आप उनको हैंडल देखो करते हो? क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमें सुन रहे होते हैं, और हर एक को ये लगना चाहिए कि हम स्पेसिफिकली उससे बात कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के आसपास अपने एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है उससे आप ज्यादा जुड़े हुए हो, आपको पता हो कि हो क्या रहा है आपके माहौल में। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जब बहुत माहौल सैड है, या कोई बहुत बड़ी ऐसी घटना हो गई है जिसकी वजह से लोग दुखी हैं, तो आपको उसको फोकस करना पड़ेगा। आपकी टोन को वहीं पे थोड़ा सॉफ्ट रखना पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा चहक नहीं सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप उन्हीं में से एक हैं, और जिस तकलीफ में आप हैं हम भी उसी में हैं। जब कोई माहौल ऐसा होता है जैसे इंडिया जीत गई, बिल्कुल, तो सबको पता है कि इस वक्त सब खुश हैं, लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत उस चीज को खुश होते हैं देखते हैं। तो हमें पता है कि इस वक्त देश में खुशी का माहौल है, तो हम उस तरीके से अपने आप को और एनर्जी के साथ वहां पे पेश करते हैं, वैसे ही बात करते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि हाँ ये भी हमारे ही मूड के साथ चल रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमें जनरल बातें भी करनी पड़ती है कि हो सकता है कि कोई रास्ते में है, कार में बैठा है, ट्रैफिक है, ये भी पता होता है हमें कि इस वक्त ट्रैफिक ज्यादा होगा, क्योंकि सुबह का टाइम है। मान लो मैं सुबह प्रोग्राम कर रही हूँ 9 से 10, 10 से 11 में बहुत ट्रैफिक होता है, जगह जगह लोग अपने ऑफिस पहुंच रहे होते हैं, तो मुझे पता है कि इस वक्त ट्रैफिक का माहौल होगा, कोई ना कोई गाड़ी में कहीं फंसा होगा। तो मैं उस तरह की बात करती हूँ कि पेशेंस रखिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, हो जाती है, लेट हो जाता है कभी कभी, एक छोटा सा लाइव कमेंट पे करके दिखाइए। अच्छा, तो मैं कर ही रही हूँ वैसे तो। जैसे अगर मैं सुबह शो कर रही हूँ तो मैं लोगों से यही कहूंगी कि अरे बस ठीक है, थोड़ा सा आराम से गाड़ी चलाइए, इतना तेज चलाएंगे आप ऑफिस तो पहुंच जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि कोई और दिक्कत ना आ जाए या प्रॉब्लम ना हो जाए, इसका ध्यान भी हमें जरूर रखना है, क्योंकि शाम को वापस घर भी जाना है। तो भैया धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, लगना नहीं चाहिए कि आप बहुत जल्दी में हैं, सबको जाना है, सबको रास्ता चाहिए। कुछ भी ऐसी आप लाइव बात करिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ आप वही हैं जहाँ पे वो है इस वक्त। या अक्सर लोग ये करते हैं कि सुबह ड्राइविंग बहुत फास्ट कर रहे होते हैं, तो हम उस टाइम ये बात बोल सकते हैं कि थोड़ा धीरे, या वहाँ गाना ऐसा धीरे रे चलो कुछ ऐसा गाना प्ले कर दिया ताकि लोग कनेक्टेड रहें। अच्छा होता क्या, कभी कभी हम खुद बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, मान लो हमारी अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, यही पूछने वाली थी। हाँ, तो अगर हमारी अपनी कोई प्रॉब्लम है वो कहीं से रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पब्लिक के मूड के साथ चलना है। मेरी पर्सनल प्रॉब्लम से, मेरी पर्सनल टेंशन से किसी को कोई मतलब नहीं है। आई डोंट वांट टू सी मी कि हाँ तो आप टेंशन में हो। जब जैसे ही एक ना पैशन होता है कि आपको इस चीज का पैशन है, जैसे ही आप, मैं अपनी बात करूं तो मैं जैसे ही माइक के पास जाती हूँ मुझे अपने आप से वो एनर्जी फील होती है। माइक मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरा दोस्त है जिसके साथ अब मैं आ चुकी हूँ, अब इससे मुझे बात करनी है। वो अपने आप एक अलग खुशी फील होने लगती है, और आप वैसे ही जुड़ जाते हो लोगों के साथ, वो टेंशन वहां भूल जाती है। और प्रोफेशन में आपकी पर्सनल चीजें कभी रिफ्लेक्ट होनी भी नहीं चाहिए कि आप कितने स्ट्रेस्ड हो, किसको प्रॉब्लम आपकी सुननी है, किसी को नहीं सुननी है। उन्हें चाहिए कि आप एंटरटेनमेंट के लिए वहां पे हो, आप उन्हें किसी तरह से भी उनके मूड को हल्का कर सको। और एक खुशी होती है ना कि जब आप बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस से बाहर निकालते हो, तो आप खुद भी स्ट्रेस से बाहर आते हो, आप खुद भी अच्छा फील करते हो। वो मुझे रेडियो ने दिया है। लेकिन जहाँ पे आप अकेले सिर्फ एक माइक के साथ आप बात करते हो, मतलब कोई नहीं होता है आपके आसपास,
और सिर्फ आपको बस इमेजिन करना होता है कि हम्म। आपके पास बहुत सारे, कैसे इमेजिन करते हो? यही होती है दोस्ती जो हमने माइक से की है। और जब आपका दोस्त माइक बन जाता है तो फिर आपको किसी और दोस्त की उस वक्त जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये वो दोस्त है जो आपको पता नहीं कितने अनजान दोस्तों के साथ जोड़े हुए हैं, जिन्होंने आपकी इमेज बनाई है अपनी आंखों में कि आप ऐसा बोल रही हैं तो आप ऐसी दिखती होंगी। एक अलग पिक्चर लोग क्रिएट करते हैं। मैं कितने लोगों से जब मिली, कई बार ऐसे लिसनर्स, बहुत सारे रेडियो के लिसनर्स मिलते हैं किसी ना किसी ओकेजन पे, किसी फंक्शंस में, तो ज्यादातर वो ये बोलते हैं कि हमने आपको कुछ और इमेजिन किया था। जी। एक बार ऐसा हुआ था, मैं शो कर रही थी तो मेरे 4-5 लिसनर्स, जिनको ये था कि हमें रेखा जी से मिलना है, वो हाँ। स्टूडियो पहुंचे हुए थे और बाहर बैठे थे वो ड्यूटी रूम में, और मुझे ड्यूटी ऑफिसर का कॉल आया कि रेखा आपसे मिलने के लिए कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ मुझसे कौन मिलने आएगा, मुझे कोई नहीं जानता इधर ऐसे। और वो काफी शुरू की बात है। तो मैं जैसे ही बाहर आई तो उन्होंने एक वो ऑरेंज वाली टॉफी आती थी ना बहुत पहले, हाँ। वो टॉफी लेके वो लोग बैठे थे कि रेखा जी आपके लिए लेके आए हैं। हम उस जमाने से जुड़े हैं जब ये टॉफियां पसंद करते थे लोग, और बहुत बुजुर्ग बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने अपने अपने नाम बताए। और क्योंकि वो मैसेज करते थे हमारे चैनल पे, तो मुझे जब मैंने उनके नाम सुने तो मुझे पता चला कि अच्छा आप वो हैं, आप वो हैं, आप एक कोई नन्हे पहलवान नाम से थे वो इतने छोटे थे कि मैंने कहा अरे वाह, पहलवान सुन के तो मैंने आपकी कुछ और इमेज बनाई थी नाम से। ऐसे और बहुत लोग थे, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि हमने भी आपकी इमेज कुछ और बना रखी थी, हमें लग रहा था कि इतनी सिंसियर, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप करती हैं, पक्का ये कोई मतलब मिड एज की होंगी, या जिस तरह से ये बात करती हैं आप तो बहुत छोटे लगते तो मैं ये सोचती हूँ कि सच में जैसी आप बातें करते हो वैसे लोग आपकी इमेज क्रिएट करते हैं अपनी आंखों में। वो आपसे बिना मिले आपसे प्यार करने लगते हैं, और हमेशा ये कहते हैं कि हमें आपसे मिलना है, एक बार आपको देखना चाहते हैं। क्या बात है। इवन मेरे आसपास में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके रिलेटिव्स घर पे आते हैं, तो वो मुझे लिटरली, दीदी एक बार मिलना था क्यों मिलना था, एक बार आओ ना प्लीज, फोन करके मुझे बुलाते हैं, मैं बाहर जाती हूँ तो बस देखना था ये क्या था नहीं, बस देखना था आरजे कैसे दिखते हैं। मेरी फ्रेंड आई थी, उनको दिखाना था। मतलब लोगों को ये लगता है कि आरजे के शायद अलग से कुछ 2 सींग होते होंगे लोगों की एक अलग इमेजिनेशन है कि शायद आरजे कुछ अलग टाइप के दिखते होंगे, बट वो आप ही जैसे दिखते हैं, सिर्फ बातें करते हैं और उस वजह से उनकी एक अलग पिक्चर बनती है लोगों की आंखों में, वो मजेदार है। अक्सर लोग कहते हैं कि पहले हंस लो या बोल लो, लेकिन आप तो, मैं जब से आपसे बात कर रही हूँ, आप हंस भी रहे हो, बोल भी रहे हो और मुझे भी हंसा रहे हो। वाह, अगर मैं हंसा पा रही हूँ किसी को तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। कोमल, हमेशा मैंने ये सीखा है कि जब आप जैसे बात करते हो, जैसे आप सैड होके बात कर रहे हो, तो आपके मूड से आपके फेस के ऊपर वैसा ही ऑरा क्रिएट होता है, आपके आसपास वैसा ऑरा क्रिएट होता है। आपको जो लोग सुन रहे हैं वो आप ही की तरह इमोशनल हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे। अगर आप दुखी हो तो कोशिश करो कि आप स्माइल स्प्रेड कर पाओ लोगों के अंदर, और वो तब आती है जब आप खुद स्माइल करते हो। और स्माइल भी आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। आप खुश रहिए तो आप लोगों को खुश रख पाएंगे। बिल्कुल। और ये मैं कहती हूँ किसी भी दान से सबसे बड़ा दान होता है ये कि आप किसी को खुशी दे पाते हैं, स्माइल दे पाते हैं। और जब मैं रेडियो पे बोलती हूँ तो मैंने हमेशा ये नोटिस किया है खुद की आवाज में भी, कभी जैसे मैं स्ट्रेस्ड रही और मैंने उस दिन नहीं स्माइल किया तो वो मेरी आवाज में दिखा मुझे कि आज बड़ा डल लग रहा है। मैंने उस चीज को हमेशा से ध्यान में रखा कि नहीं, कुछ भी हो जाए वहां मेरी स्माइल फीकी नहीं पड़ेगी। तो मैं वहां जाके सारी दुनिया एक तरफ कर देती हूँ, भूल जाती हूँ सब कुछ। कुछ भी, कितना भी बड़ा स्ट्रेस हो, थकावट हो, टेंशन हो, कुछ भी हो, वहां मैं स्माइल करती हूँ और तब बोलती हूँ, और वो मेरी आवाज में आती है। तो इवन कई लोगों ने मेरे साथ, जैसे कई बार इंटरव्यूज होते हैं लोगों के, कोई आते हैं बैठते हैं, खुद मुझे देखते हुए एक दो ने बोला कि हमने आज आपसे बड़ी अच्छी चीज सीखी कि आपके चेहरे पे स्माइल थी और आपने वो कंटिन्यू रखी पूरे शो के बीच। बहुत बड़ी बात है। तो ये हमें अच्छा लगा कि ऐसे हंसते हुए जब आप बात करते हो तो वो जो खनक आपकी आवाज में आती है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, और इसीलिए लोग आपके साथ जुड़ते हैं, सुनना चाहते हैं। आपको गुस्सा कब आता है? गुस्सा आता है जब मैं किसी चीज को चाहती हूँ करना और कर नहीं पाती हूँ। और उनमें से एक है कि हमारे सोसाइटी को जब हम देखते हैं अपने आसपास कोई माहौल खराब हो रहा है, किसी तरह का कुछ किसी के साथ गलत हो रहा है, और मैं अगर उसके लिए खड़ी हो सकती हूँ तो मैं खड़ी होती हूँ, नहीं हो पाती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। फिर मुझे लगता है कि इसको बदलना चाहिए, और मैं उसे बदलने की कोशिश अपने तरीके से करती हूँ। अपनी पोएट्री में उस चीज को मेंशन करती हूँ, या मैं उस चीज को कहीं रेडियो पे बोलती हूँ अपने तरीके से। कहीं पे भी मैं उसको पब्लिक तक पहुंचाना चाहती हूँ, और वो कोशिश मेरी हमेशा रहती है। तो दो चीजें होती हैं, या तो जो हो रहा है उसे सहन करो, या फिर बदलने की कोशिश करो। तो कोशिश
करके देख, मैंने भी बुक भी लिखी है और मैं कोशिश हमेशा करती हूँ। मुझे लगता है कि कभी ना कभी जब आप किसी चीज को बदलने के लिए आगे बढ़ते हो ना, तो वो भले 100% ना बदले, लेकिन कुछ % जरूर बदलेगी, तो करते रहना चाहिए ट्राई। आपकी आवाज बहुत प्यारी है और आपकी आवाज के जादू का क्या राज है? कैसे इतने सारे लोगों के दिल पर राज कर रहे हो सिर्फ अपनी आवाज के माध्यम से? आवाज तो गॉड गिफ्ट है, बहुत लोगों को दी है लेकिन इसको भगवान ने। मेंटेन कैसे करते हो? हाँ, मेंटेन करना थोड़ा मेहनत का काम है, कैसे और वो करते हो? इसलिए कि कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी टेम्परेचर हाई हो, लेकिन मैं कभी भी ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, कभी ओह भी माय नहीं। गॉड। और आइसक्रीम्स ये सब नहीं खाती हूँ, क्योंकि ठंडे से मुझे लगता है बहुत ज्यादा असर होता है मेरे वॉइस पे, या फिर बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, बहुत तेज स्पाइसी, वो नहीं खाना मैं पसंद करती हूँ। बहुत खट्टा अचार टाइप की चीजें वो अवॉइड करती हूँ। ठंडे में एसी के एकदम सामने सोना पसंद नहीं करती हूँ। तो लेकिन धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाती है इन चीजों की। तो ऐसा कह सकते हैं कि आरजे बनना इतना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। कुछ भी करना आसान नहीं होता है और कुछ भी करना मुश्किल भी नहीं होता है। लेकिन आज जो आप करना चाहते हो वो आप कर लेते हो। लेकिन आज के जो युवा पीढ़ी है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमें आकाशवाणी में काम करने का मौका मिले, एक बार आरजे बनना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए कोई स्पेशल टिप्स क्या उनको फॉलो करना चाहिए? देखो, जो आप, एक तो एफर्मेशन बहुत काम करती है। जो आप सोचते हो आपको जरूर वो चीज एक दिन मिलती है, राइट। लेकिन सोचने के साथ साथ आपको काम करना पड़ता है उसके लिए, है ना। अगर मेरा वॉइस वैसा नहीं है तो मैं उसे बना सकती हूँ, मैं उसमें अंदाज डाल सकती हूँ। जरूरी नहीं कि सब बहुत अच्छा सुरीला मीठा ही बोलते हो, लेकिन अगर आपका अंदाज ऐसा है जो लोगों को कैच कर सकता है, लोगों को जोड़ सकता है, कनेक्ट कर सकता है, तो वो ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है। वो आपके हाथ में है, वो आप बना सकते हो। आपका लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। जिस भी चैनल पे आप जाने का सोच रहे हो, अगर आप किसी रीजनल पे जाते हो तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, ताकि आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाओ, लोकल लोगों के साथ जुड़ पाओ। और ये बहुत जरूरी होता है किसी भी फील्ड में, ऐसी फील्ड में जहाँ आप लोगों के साथ जुड़ते हो, मास के साथ जुड़ते हो, आपको उनकी भाषा आनी चाहिए। आपकी हिंदी, अगर मैं हिंदी चैनल पे हूँ तो हिंदी पे कमांड आपका अच्छा होना चाहिए, आपको प्रोनाउंसिएशन का पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कैसे बोला जाएगा, आपके नुक्ते कहाँ लगने हैं। थोड़ा बहुत इन चीजों पे आपको काम करना पड़ता है। दिस इज टेक्निकल, कि आप किन चीजों को आप ख्याल रखें और कहाँ पे आप उनको इस्तेमाल करें। क्योंकि सिर्फ आवाज अच्छा होना, कई लोगों को लगता है, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बोलते हैं कि मैं शायरी बहुत अच्छी पढ़ता हूँ, मैं आरजे बन सकता हूँ क्या? तो मैं बोलता बहुत, मेरी आवाज बहुत मीठी है, मैं आरजे बन सकता हूँ क्या? पर मैं उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं या आना चाहते हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आरजे कोई भी बन सकता है और कोई भी नहीं बन सकता। इसमें दो चीजें हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आप उस तरीके से अपने आप को निखार रहे हैं, तो आप बन सकते हैं। और अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं बैठ के कि मैं बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ, तो आप नहीं बन सकते हैं। जरूरी है कि आप अपनी उन चीजों पे काम करें, जो भी उसकी टेक्निकल चीजें हैं उनको सीखें, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको बोलना आता है, ठीक है, लेकिन आपको बोलना कैसे है, कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे चीजों को लोगों से जोड़ना है, बताना है, वो पता होना चाहिए। वो टेक्निकल चीजें हैं, आपको वो जानना पड़ेगा। वॉइस पे कैसे काम करना है, कहाँ आपको कितना मॉड्यूलेशन देना है, कहाँ आपको प्रॉपर पॉजेस लगाने हैं, कहाँ किस वर्ड पे आपको स्ट्रेस देना है, किस वर्ड पे आपको रुकना है। शायरी भी ऐसी चीज होती है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, मुझको ले डूबा तेरा शहर में यकता होना, दिल बहल जाता अगर कोई भी तुझसा होता। अभी इसे मैं चाहूँ तो फास्ट भी बोल सकती हूँ, इसे ऐसे भी बोल सकती हूँ, पर वो उतना कनेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं थोड़ा और फील से बोलूँ, मुझको ले डूबा तेरा शहर में यकता होना, दिल बहल जाता अगर कोई भी तुझसा हो। क्या बात है। वो आपको उस कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा दैट इफ यू आर डिलीवरिंग दैट मैसेज मींस यू आर द कैरेक्टर, आप अपनी बात कर रहे हो। इसी बात पे एक शायरी और। इसी बात पे, तुम्हारे जहन से मुझको भुला सको तो कहो, तुम्हारे जहन से मुझको भुला सको तो कहो, मेरी तस्वीर जो दिल से हटा सको तो कहो, जो भूल पाओ मुझे याद ना करो फिर से, कसम ये आज उठाकर निभा सको तो कहो। क्या बात है। ये मैंने खुद लिखी थी और मेरी बुक्स भी अभी रिसेंटली आई हैं, उस पर भी बात करेंगे अगर आप कहेंगे तो वही चीजें हैं कि इस पे गाना भी है, भुला सको तो कहो, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। भुला सको ये गाना है जो हमने अभी रिसेंटली मेरी बुक से ही इसे बनाया गया था, और हमने इसमें मैंने एक्ट भी किया है, कोशिश की है कुछ करने की।
लेकिन लोगों ने बहुत पसंद किया इस गाने को। इसे लिखा मैंने, इसमें शायरी में वॉइस मैंने दिया और इस गाने के अंदर कोशिश की कि फील डालें। जैसा कि हमें पता चला और हमने खुद टीवी में देखा, हम्म, रवीना टंडन जी के साथ अब भी आपने काम किया, हम्म, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे लिए वो एक पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें मैंने किसी बड़े स्टार के साथ काम किया था फिल्म में। और मैं वैसे एक्टिंग में नहीं करती हूँ ज्यादा क्योंकि मेरा वॉइस का काम मेरे पास बहुत ज्यादा रहता है, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं जाके एक्टिंग भी कर पाऊँ, उतना टाइम दे पाऊँ। शूट्स में बहुत टाइम चाहिए होता है, लेकिन हॉबी के तौर पे मैं उसे कभी कभी इंजॉय करती हूँ, जाती हूँ। मैंने उस फिल्म में एक्चुअली मुझे उस फिल्म में एक बहुत अच्छा कैरेक्टर मिला था, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम चाहिए था और मैंने फिर थोड़ा सा उसको मना किया, लेकिन फिर भी मुझे एक छोटा सा कैरेक्टर निभाने के लिए उन्होंने कहा, खुद से मुझे बुलाया, तो मैंने वो कैरेक्टर किया और उन्हें बहुत पसंद आया। मुझे 2 चॉइसेस दी गई थी उसमें भी कि रेखा आप चाहो तो ये करो या ये करो, दोनों पे आप सूट कर रहे हो। तो मैंने अपना कैरेक्टर जो मैंने लिया, नर्स का कैरेक्टर था, बहुत छोटा सा था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा जब एक दिन किसी ने उस मूवी को देखा और वो किसी और काम में बिजी थे, मूवी चल रही थी साइड में, जैसे ही मेरा डायलॉग आया तो वो एकदम से पलटे, वॉइस इंडस्ट्री के ही हैं, कोई एडिटर थे, तो कहते मैं एकदम से पलटा और मुझे लगा ये रेखा जी की आवाज कहाँ से आई, और वो आप ही थी। तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग इतने छोटे से रोल में भी मुझे पहचान गए, आपकी आवाज को सिर्फ पहचान आवाज की वजह से। तो अच्छा एक्सपीरियंस था और इतने बड़े बैनर के साथ काम करना अपने आप में एक बड़ी चीज होती है। चाहे आपका एक छोटा सा फोटो ही दिखाई दे उसमें, आप बड़े खुश होते हो कि मैं फिल्म में नजर आया, तो मेरे लिए भी वो वैसा ही था। लेकिन आगे कभी अगर मौका मिला तो हो सकता है इसे कंटिन्यू करेंगे आगे। तो कैसा लगा जहाँ एक तरफ लोग आपको आवाज से पहचान रही हैं, वहीं आपको फिर लोग चेहरा से भी पहचानने लगे? इवन आप बीबीसी में भी काम करते हो, कैसा महसूस करते हो? ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है मुझे भी लगता है, क्योंकि फेम किसको पसंद नहीं है, नेम फेम ये सबको चाहिए। और जो कहे कि नहीं मुझे इसकी भूख नहीं है, तो वो पक्का झूठ बोल रहा है क्योंकि हर कोई चाहता है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, आम इंसान हो, सबको चाहिए। आज तो सबको रील्स पे इतना शौक है कि हम फेमस हो जाएं कैसे भी करके। तो अगर आपको लोग रिकग्नाइज कर पा रहे हैं, चाहे वो आपकी वॉइस से हो या आपके फेस से हो, तो ये अपने आप में खुद को बहुत अच्छी फीलिंग होती है। लेकिन इतनी कम एज में इतना सक्सेस मिल जाना, सक्सेस मैं अभी भी नहीं कहूंगी इसको, अभी भी सक्सेस नहीं, स्ट्रगलिंग। तो आगे करने का क्या विचार है? आगे बहुत कुछ करना है, क्योंकि देखो अपनी ना, जब तक आप सोच ऊंची नहीं रखोगे, जब तक आप अपने आप से एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं रखोगे, तब तक आप थम जाओगे, रुक जाओगे, आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत जरूरी है कि आप अपने आप से एक्सपेक्ट करो, और ये भूख जो होती है ना, ये आपको आगे लेके जाती है। मैं ये नहीं कहती कि आप सेटिस्फाई मत हो, आपने जो किया उससे खुश भी हो, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि वहां रुक जाओ बस हो गया। आपके लिए हमेशा एक बड़ा डोर खुला होता है, एक डोर के बाद नेक्स्ट उससे बड़ा डोर होता है, तो आपको चलते रहना है, और लाइफ चलने का नाम है। जब आप रुक जाओगे तो फिर लाइफ रुक जाएगी। और हर दिन मैं तो देखती हूँ कि लोग 90 साल की उम्र में भी काम करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने 95 की एज में भी अपने आप को स्टार्ट किया है, कुछ नया करने की कोशिश की है। और जो लोग मेरे सामने, कई लोगों को मैं मिलती हूँ जो कहते हैं बस यार अब क्या रखा है, लाइफ में खत्म हो गई। मैं कहती हूँ यार तुम सबसे पहले खत्म हो गए, दफा हो जाओ मैं लिटरली उनको ये कहती हूँ, दफा हो जाओ, मेरे आसपास भी मत दिखना क्योंकि ऐसे लोग खुद नेगेटिव हैं, दूसरे को भी नेगेटिव कर रहे हैं। या तो तुम पॉजिटिव हो जाओ मेरे साथ रह के, नहीं तो मुझे नेगेटिव करने की कोशिश मत करो, प्लीज स्टे अवे। क्योंकि ऐसे लोग खुद तो लाचार हो जाते हैं, दूसरों को भी करते हैं। ये मत करो। आप अगर कुछ अच्छा नहीं करना चाहते हो मत करो, आप बैठ जाओ, लेकिन दुनिया को ये चीज स्प्रेड मत करो। अब क्या करना है, तो शादी वादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं? देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब चीजें अलग है। पर अभी मेरी ऐसी कोई प्लानिंग सिर्फ अपने काम को लेके होती है, फोकस जो भी रहता है जिंदगी में, कि मैं ये चाहती हूँ कि कुछ नया करूँ। अभी एक बुक आई, फिर दूसरी बुक आई, अभी तीसरी बुक पे काम कर रही हूँ। अच्छा। और स्टोरी लिख रही हूँ किसी की, तो कोशिश है कि वो भी जल्दी आ जाएगी थोड़ा टाइम बाद। लेकिन पुश करते रहना है। क्या पता बुक्स लिखते लिखते कहीं टीचर तो बनने की प्लानिंग नहीं कर रहे हो? नहीं टीचर नहीं बनूंगी। हाँ, मैं टीचिंग वॉइस करती देने की, हूँ, वॉइस की टीचिंग करती हूँ। बहुत लोगों को मैंने सिखाया है पर्सनली, इंडिविजुअली लोगों के साथ मैं जुड़ती हूँ, सिखाती हूँ। मैं वो क्लास और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके नहीं कभी भी सिखाती हूँ। तो मुझे जिसमें लगता है कि ये कुछ कर सकता है, मैं उसको पर्सनली ट्रेन करती हूँ। और मैंने कई लोगों को सिखाया है, कई लोगों ने मुकाम हासिल भी किया है, मैं नाम नहीं लूंगी उनके यहाँ पे।
लेकिन मुझे लगता है, मुझे खुशी होती है क्योंकि मुझे भी कभी किसी ने गाइड किया था, बिल्कुल। तो मैं उस चीज को हमेशा याद रखती हूँ कि जब आप आगे बढ़ते हो तो अपने पीछे वालों को आपको गाइड करना चाहिए, उनसे सीखना भी चाहिए, और आगे वाले लोगों से हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो घड़ा अगर भर जाता है ना तो उसमें पानी जाना बंद हो जाता है, बिल्कुल। तो हमेशा थोड़े खाली रहिए, कोशिश करिए कि जहां से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले आप उसे सीखिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हर एक के पास इतना कुछ है कि आप कभी भी अपने आप को ये नहीं कह सकते कि मैंने बहुत अचीव कर लिया, बहुत मिल गया। हमेशा कुछ ना कुछ है एवरी टाइम कि आप ये सोचोगे अभी ये भी सीखना है, ये भी करना है। मैं आपसे, जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे भी सीख रही हूँ, तो ऑलवेज वेलकम करो इन चीजों को कि हाँ, जिससे जो मिले सीखो। तो बहुत बड़े वॉइस आर्टिस्ट हो, तो कहाँ से सीखा वॉइसिंग, वॉइस पहले तो अपनी मम्मी को इसके लिए बोलूंगी, क्योंकि हम जब छोटे होते थे तो मेरी नानी और मम्मी की आदत थी कि हम अगर कोई वर्ड गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वो हमें टोक देते थे कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं, बात करते करते दोपहर, कुछ भी बोल देते हैं, दोपहर को दोपहर बोलते। तो अगर मैंने किसी का सुन लिया और मैंने ऐसा बोला तो मम्मी कहती दोपहर होता है, दोपहर नहीं होता। तो मम्मी ये सिखाती थी, नानी भी ऐसी सिखाती थी। इवन उन्होंने हमारी पर्सनालिटी को बहुत इम्प्रूव किया है। मतलब मेरी नानी उस जमाने में थी, फिर भी वो हमें मेरी चाल तक पे टोक देती थी। अगर हम सामने से आते हुए कभी दिख रहे हैं तो वो कहती थी ऐसा मरा हुआ क्यों चल रहे थे, से लटक के क्यों चल रहे थे, रॉ होना चाहिए, दिखना चाहिए कि तुम आ रहे हो सामने से, अच्छा लगेगा कि तुम किसी आर्मी ऑफिसर की तरह चलो या किसी पुलिसमैन की तरह चलो ठक ठक करते हुए। वो मुझे उस टाइम पे भी हील, इतनी इतनी हील जिसमें आवाज आती थी टक टक टक, जानबूझ के वो लेके देती थी कि तुम्हारा पाँव घिस के नहीं चलना चाहिए, आवाज आए मतलब तुम्हें पता हो कि तुम्हारा पाँव उठा है जमीन से और फिर तुमने रखा उसे, ये नहीं कि घिसा के पाँव चल रहे हो। जो इंसान जैसा चलता है, जैसे बात करता है, जैसा दिखता है, वो बहुत चीजों पे इफेक्ट करती हैं चीजें। आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करोगे ये आपकी पर्सनालिटी में बहुत कुछ दिख जाता है। बिल्कुल। तो आप अगर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी आवाज मेंटेन नहीं कर पाओगे, आप अपने प्रोफेशन को मेंटेन नहीं कर पाओगे, आप अपने सर्कल में लोगों को मेंटेन नहीं कर पाओगे, आप अपने रिलेशंस को मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करिए अपने आप को मेंटेन करिए। ये नहीं कि रेडियो पे हूँ, बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे कि रेडियो पे कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, क्या फर्क पड़ता है, हाँ, कैसे भी चले जाओ, कैसे भी चले जाओ। पर मुझे लगता है कि अगर मैं खुद को देख रही हूँ आईने में सुबह और मैं अपने आप में सोचती हूँ कि हाँ अच्छी दिख रही हूँ, तो वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन, वो फीलिंग मुझे बहुत कुछ आगे करने के लिए इंस्पायर करेगी। अपने आप को पहले किसी को दिखाने के लिए तैयार मत होइए, अपने लिए तैयार होइए पहले, खुद के लिए कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंट दिख रही हूँ, मैं अच्छा करने जा रही हूँ, तो आप हमेशा अच्छा करेंगे। अगर आप ही डल निकल रहे हैं घर से तो फिर आप लोगों को कैसे इंस्पायर करेंगे, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। इतना कुछ किया, मन नहीं किया कभी पुलिस ऑफिसर भी बनूं? यही मन करता था बचपन में। मैं बचपन में यही सब चाहती थी कि मैं या तो फौज में जाऊं या तो पुलिस ऑफिसर बनूं या कुछ ऐसा, पर उस टाइम का माहौल ऐसा नहीं था फैमिली में आसपास कि उनको, नानी का था लेकिन आसपास बहुत लोग होते हैं जो बढ़ते कदमों को रोकने के लिए बैठे होते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे टकराए फैमिली वालों को, और उस फील्ड में तो नहीं गई मैं, लेकिन हाँ आरजेइन का बचपन से था। रेडियो बहुत सुनती थी, नानी बहुत सुनती थी, फिर उसके बाद पापा सुनते थे, हम लोग सुनते थे बचपन से ही। पुराने गानों का इतना क्रेज हो गया मुझे कि रेडियो में मेरी आदत ये तक हो गई थी कि मैं रात को अगर रेडियो चला के सो रही हूँ साथ में तो सुबह तक मैं गाने सुन रही हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मुझे सोना था। अच्छा। सुबह 6 बज गए, 7 बज गए और मैं गाने सुन रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती थी। मजा आता था कि वाह कितने अच्छे गाने हैं। बोलने का स्टाइल में लोगों का देखती थी, बड़ा मजा आता था सुन के कि लोग कैसे बोलते हैं, कितना अच्छा लगता है। इवन बहुत छोटे थे तो रेडियो के पीछे जा जाके देखते थे कि रेडियो के अंदर कौन बैठा कहाँ है, वो भी करते थे। लेकिन आज जब खुद वहां पे पहुंचे हैं तो अपने आप को मैं खुद सुनती हूँ, अपने शोज रिकॉर्ड करती हूँ, फिर आके मैं खुद को सुनती हूँ। अगर मैंने 3 घंटे लाइव किया तो मैं 3 घंटे का शो सुनती हूँ। अदरवाइज आज के टाइम में कोई नहीं ये सब करता है, शो खत्म। नहीं, मैं घर आने के बाद प्रॉपर मेरा रेडियो चला देती हूँ। अगर कभी जैसे फ्री हुई, शाम में हुई, रात में, जब भी मैं उसको चलाती हूँ। इवन मैं अगर सोने के टाइम पे भी मुझे टाइम मिला तो मैं वहां भी लगा के सोती हूँ, साथ में सुनती हूँ। और उससे इसलिए सुनती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हर इंसान कुछ ना कुछ अच्छा गलत करता है। अगर मेरी आवाज में वहां कुछ गलती हुई, कुछ मैंने उस दिन अच्छा नहीं किया, या कोई चीज ऐसा लगा कि नहीं इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, तो मैं वो कोशिश करती हूँ अपने में इम्प्रूव करने की। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अपने आप से कम्पीट करो, आपका कंपटीशन आपसे हो। हर दिन आप दूसरों से मत करिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं किसी बड़े सेठ की बात करूं, बहुत बड़े पैसे वाली असामी की बात करूं, तो ऑब्वियसली वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, मैं कभी अंबानी नहीं बन पाऊंगी। लेकिन हो सकता है बन भी जाऊं, लेकिन फिर भी वो अंबानीज रहेंगे, मैं रेखा बनूंगी, है ना। तो
हमेशा अपने आप से compete करिए कि आप आज यहाँ हैं, कल 2 कदम उससे आगे जाना है, परसों एक और कदम आगे जाना है, फिर एक और कदम। जब आप अपने आप से करोगे ना, तो हर दिन आपके पास टारगेट होगा अचीव करने के लिए, और आप सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा आपको कि अच्छा मैंने इतना सेट किया था, मैंने ये कर लिया और अब मैं और आगे चलूं। आप कभी निराश नहीं होगे, वरना आप निराश हो जाओगे, यार उसके पास तो बड़ी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। आपने वो गाड़ी ले ली, फिर अगली बार आपको दूसरे की गाड़ी दिख गई उससे बड़ी, फिर आप फिर भी निराश हो, यार वो लेनी चाहिए थी। ये मत करिए। आप अपने आप से कि मैंने इस साल ये बुक लिखी, अगले साल मैंने एक और बुक, मैं अपनी बुक्स को देख के बड़ी खुश होती हूँ। कभी मुंशी प्रेमचंद जी जैसे लोगों ने भी पहली किताब लिखी होगी, आज उनकी बुक्स पे लोग पीएचडी करते हैं। एकदम। तो आप पहले दिन जो आप कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको उसी दिन रिजल्ट दे देगा। धीरे धीरे चीजें रिजल्ट लेके आती हैं, धीरे धीरे आपके लिए कुछ अच्छा होता है। रुकिए मत, करते जाइए। जैसा कि लोगों को लगता है कि आरजे हैं, मॉडल हैं, एंकर हैं या फिर एक्टर हैं, उनके पास पैसे बहुत होते हैं, उनको कोई एक बार नेम पे मिल गया तो उनको स्ट्रगल नहीं होता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, अगर लोग पैसे को सक्सेस समझते हैं तो उनके लिए वही सक्सेस है, पैसा मिल गया। लेकिन बिलीव मी कि पैसा कभी भी आपको खुशी नहीं दे सकता। हाँ, 90% रोल है पैसे का, पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हो, बट इनर पीस, इनर खुशी वो आपको नहीं मिलेगी। आप पैसे से गाड़ी खरीद लोगे, चला लिया आपने, 10 दिन चला लिया, उसके बाद वो खड़ी है, आपको वो उतनी खुशी नहीं दे रही है जो आपको नहीं लेने से पहले थी कि यार कभी मेरे पास गाड़ी होगी। आपकी वो खुशी एक दिन जाके स्टॉप हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने कोई अचीवमेंट किया है, मैंने किताब लिखी है, मैं जितनी बार इस किताब को उठाती हूँ उतना मजा आता है मुझे, मैं अभी बोर नहीं होती इसको देख के, और अगली किताब लिखना चाहती हूँ। तो आप कुछ ना कुछ, जिस दिन आप ये चीजों में खुशी ढूंढोगे ना, आप अपने अचीवमेंट्स में खुशी ढूंढोगे पैसे से ज्यादा, उस दिन आप एक्चुअल में खुश होगे। आपकी लाइफ में स्ट्रगल कहाँ, मतलब कैसे आपने स्ट्रगल किया? स्ट्रगल ज्यादा नहीं रहा, पर हाँ हर दिन कुछ ना कुछ होता ही है। घर में भी बहुत प्रेशर रहता था कि नहीं नहीं नहीं, क्या करना है ये सब करके, रात का टाइम नहीं जाना, दिन में नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना। धीरे धीरे पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है कि देखिए हम इतने मेच्योर हैं। कभी भी पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको भी एक डर होता है, वो आपको रोक नहीं रहे हैं पर वो डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि यार पता नहीं बच्चे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। आप उनको कॉन्फिडेंस दो कि यस मैं कर सकती हूँ, तो धीरे धीरे वो आपसे कन्विंस होते हैं, आपकी बातों को समझते हैं। आपको समझाना आना चाहिए, वो आप ही कर सकते हो। जब तक आप उनके साथ बैठोगे नहीं, उनकी बात सुनो, फिर उसके बाद अपनी बात उन्हें समझाओ, और एक दिन असर करती है। तो ऐसे स्ट्रगल सबकी लाइफ में होते हैं। और उसी का नतीजा है जो आज हम इतने सारे अवार्ड्स ट्रॉफी सब दे सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं। मुझे अभी भी लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, ये बहुत छोटा है। लेकिन हाँ, मुझे घर में यही सुनने को मिलता है कि रूम में दीवार पे अब जगह नहीं बची है। तो अब कहाँ लगाने का इरादा है? कोई बात नहीं, हम दीवार बड़ी बना लेंगे, कहीं से कुछ और बड़ा कर लेंगे। लेकिन मुझे चाहिए, मैं तो चाहती हूँ ऐसी और 50 दीवारें भरी हो मेरे मतलब पूरा कमरा हो, एक कमरा हो जिसमें खाली मैंने ट्रॉफी, कविता, सर्टिफिकेट्स। बिल्कुल मैंने कविता भी लिखी थी, जमीन ले लो गगन ले लो मुझे दे दो बस एक दीवार। तो दीवार जो है वो अपने आप में बहुत कुछ, लोग कहते हैं ना, मैं दीवार पे ही बात चली है तो दीवार की बात करती हूँ। लोग कहते हैं कि दीवार लोगों को डिवाइड करती है, जहाँ दीवार खिंच गई लोग अलग हो गए, पर दीवार का इस्तेमाल सही करो। दीवार आपके घर को बना के रखती है, दीवार पे आप अपनी अचीवमेंट्स लगा सकते हो, अपनी तस्वीरें लगा सकते हो, अपनी मेमोरीज लगा सकते हो, आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग लगा सकते हो। दीवार पे क्या नहीं कर सकते। तो दीवार को हमेशा बेचारी को लोगों ने गालियां दी हैं पर दीवार बहुत अच्छी चीज है और मैंने दीवार का सही इस्तेमाल किया है। आप बहुत अच्छी एंकरिंग भी करते हो और दूरदर्शन, बीबीसी जैसे संस्थान में कर रहे हो, तो कैसे मतलब एक ऑडियंस से कनेक्ट कर लेते हो? किस तरह से ऑडियंस को बांध के रखते हो? ऑडियंस को बांधना उतना मुश्किल नहीं है और उतना आसान भी नहीं है, फिर मैं वही बात बोलूंगी। लेकिन आपको ऑडियंस की डिमांड उस टाइम समझनी पड़ेगी, क्योंकि आरजे की भूमिका अलग होती है। Right. उसमें आपने आवाज से की जादू से आपने उनको बिल्कुल मुहा, लेकिन यहाँ पर आपका आपके यहाँ चेहरा है, आपकी आवाज है, आपका प्रेजेंटेशन है, आपको पूरा का पूरा लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी आपसे ज्यादा होती है, बिल्कुल। क्योंकि सबको लगता है कि ये सिर्फ एंकर नहीं है, ये आरजे भी है। जी। तो हर काम के लिए एक तैयारी होती है। जब आप किसी भी स्टेज पे जा रहे हो या किसी भी प्रोफेशन में हो या कहीं पर भी जाते हो, तो एक होमवर्क करना पड़ता है आपको। वो होमवर्क आप करके जाएंगे तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे। आप रेडियो पे भी जाते हो तो होमवर्क करना पड़ता है।
आप स्टेज पे जाते हो तो भी होमवर्क करना पड़ता है। जब तक आप तैयारी के साथ नहीं जाओगे, आप जंग करने पहुंच जाओ बिना असला बारूद लिए, तो आप कैसे लड़ेंगे? आप तो पिट के आएंगे। बिल्कुल। है ना? तो जरूरी है कि हम अपनी तैयारी रखें। आप तैयार होते हो, आप अपनी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे जा पाते हो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कहाँ क्या बोलना है। वहां पे आपको सोचना, हड़बड़ाहट नहीं होगी। आप वो तैयारी रखिए, बिना गन, बिना तोप, बिना बारूद लिए आप बॉर्डर पे जाके खड़े मत हो जाओ। कोशिश करो, होमवर्क करो। आज एंकरिंग ये सब हो गया और सबको एक्टिंग भी हो गई, उसके बाद फिर अचानक से लिखने की का शौक कहाँ से जाग गया? किताबें लिखना, पोएट लिखना, शायरी लिखना, शायरी गाने का शौक कैसे? ये शौक तो मुझे बहुत पहले से था, मतलब मैं स्कूल टाइम से लिखती हूँ। अच्छा। पर ये शौक मेरे दोस्तों ने मुझे दिलवाया। मतलब मैं ऐसे ही चलते फिरते कुछ भी बोल देती थी, राइमिंग करने का मम्मी से शौक आया था मुझे। मम्मी बहुत राइमिंग करती थी, किसी भी बात में 2 लाइनर्स वो हमेशा से मारती रही हैं घर में भी। तो बचपन से हमें भी वो 2 लाइनर्स दागने का शौक था, और मैं वो चीजें स्कूल में भी करती थी। कोई भी बात हुई, कॉमेडी किया, कुछ भी किया, तो मैं 2 लाइनर्स राइमिंग में कुछ भी बोल देना क्लास में। तो सब लोग कहते थे, अरे लिखा कर यार, तू अच्छा बोलती है। तो मेरे फ्रेंड सर्कल ने या मेरे क्लासमेट्स ने मुझे वो चीज लिखने के लिए प्रेरित किया। फिर मैंने लिखना शुरू किया। बहुत गंदा लिखती थी मैं। मतलब शुरू में ऑब्वियसली, आज मैं जब उसको उठा के पढ़ती हूँ पुरानी पोइट्री को, तो मैं कहती हूँ क्या लिखा था मैंने। लेकिन धीरे धीरे जब आप लिखते हो ना, तो वो तलवार को भी आपको धार देनी पड़ती है। वो एक दिन से ऐसे नहीं, उसको घिसना पड़ता है अच्छे से। तो वही चीज कलम के साथ है। कलम वो तलवार है, उसको आपको खुद से धार देनी पड़ेगी। तो कितने सालों से लिख रही हैं? मैंने स्कूल टाइम से ही लिखना शुरू कर दिया था, हो गए 10-15 साल से तो मैंने लिखा है। और धीरे धीरे अभी भी मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों को सुनो। अगर आप एक अच्छे श्रोता हो, अगर आप एक अच्छे रीडर हो, तो आप एक अच्छे स्पीकर और राइटर बन सकते हो। सुनना, लोगों को ऑब्जर्व करना, लोगों के बारे में जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों को ऑब्जर्व करूँ, लोगों को ध्यान से सुनूं, बुक्स को कहीं कोशिश करती हूँ पढूं। मेरा अभी भी एक ड्रीम है कि मैं अपने घर में एक अच्छी सी लाइब्रेरी बनाऊं। ओह माय गॉड। बहुत सारी किताबें हों उसमें। उसमें मेरी खुद की 10-15-20 किताबें तो होनी चाहिए। तो वो जरूर मैं करूंगी कभी ना कभी। और किताबों के साथ जब आप दोस्ती करते हो, माइक के साथ आप दोस्ती करते हो, तो फिर इससे बेस्ट दोस्त तो आपको कहीं मिलेगा नहीं। आपकी पहली बुक कब लॉन्च हुई और कौन सी वो बुक है, हमारे साथ शेयर करेंगे? अभी 1 साल पहले मेरी फर्स्ट बुक रिलीज हुई थी। ये है वो बुक, मुझसे कहते तो। और मुझसे कहते तो इसलिए ये लिखी थी मैंने, क्योंकि आजकल लोग एक दूसरे से कह नहीं पाते हैं। क्योंकि सबको लगता है कि किसी से कुछ कह दिया तो बात इधर की उधर हो जाएगी, या किसी से कुछ कहा तो पता नहीं उसका वो मिसयूज करेगा, वो हमें समझेगा नहीं, या हमारी बात किसी और को जाके बोल के मजे लेगा। और लोग कहते नहीं है। लेकिन कोई आपसे कुछ कहे, आप इतना दूसरों को कंफर्ट दे पाओ, आपको उस तरह का इंसान बनना पड़ेगा। आप उतने अच्छे बनो कि लोग आपके साथ अपनी बातें शेयर कर पाए, खुल के कह पाए आपको। इसलिए मैंने ये किताब लिखी थी। इस बुक की खासियत क्या है? इस बुक की खासियत, सबसे अच्छी चीज तो ये है कि जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपको इसमें हर तरह के विषय मिलेंगे। इसमें महिलाओं की बात है, इसमें ईश्वर की बात है, इसमें दोस्ती की बात है, इसमें प्यार मोहब्बत की बात है, इसमें इंस्पिरेशनल चीजें भी हैं, सैड चीजें भी हैं, जिनसे आपको कैसे निकलना है ये आपको पता चलेगा। सब कुछ इसमें मैंने डाला है। मल्टी टैलेंटेड। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि लोग कहें। जॉनर को नहीं छोड़ा आपने। कोशिश की है। और मूड्स हैं, जैसे कि मैंने कहा, मूड स्विंग्स आपने भी मुझे कहा। तो मूड स्विंग्स उस तरह से हैं कि आप जिस चीज से जुड़ते हो वो थोड़ी देर आपके दिमाग में रहती है, असर करती है। कि आपके साथ कभी किसी दोस्त का कुछ आपने सैड स्टोरी सुन लिया, वो आपके दिमाग में घूमता रहा। किसी का कोई अचीवमेंट देखा, वो भी आपको अच्छा लगा, आप वो भी दिमाग में घुमा रहे हो। आप आर्टिस्ट हो, आप अपनी फील्ड में कुछ देख रहे हो, वो भी। तो जो चीजें आप देखते हो अपने आसपास, वो कहीं ना कहीं आप लिख लेते हो। जब आप गुस्सा किसी को नहीं निकाल पाते हो, तो आप उसको लिख लो। वो भी एक गुस्सा निकालने का तरीका है, या अपनी खुशी जाहिर करने का तरीका है। दूसरों से कहने की बजाय अगर आप नहीं कह पा रहे हो तो आप लिखो। ऐसे कहो, मैंने ऐसे कहा है। कितने दिनों में किताब लिख लेती हैं? ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। जब मुझे लगता है कि हाँ, एक किताब के लिए मटेरियल हो गया है, तो किताब में ले आती हूँ। बाकी मैं लिखती रहती हूँ हमेशा। और अगला किताब आपका कब आने वाला है? बस जल्दी कोशिश है। अभी तक कितने किताब लिख चुके हैं? एक ये है, मुझसे कहते तो, और एक ये है, कोशिश करके देख। ये दोनों, इसका तो नाम ही इतना सुंदर है, कोशिश करके देखो, तो ये अपने आप में ही पूरा एक टैगलाइन है। राइट। किसी और ने, जब मेरा इस बुक का लॉन्च हुआ था, सुरेंद्र शर्मा जी आए थे। इसके टाइम पे भी राकेश बेदी जी आए थे लॉन्च पे, और भी बड़ी बड़ी हस्तियां आई थी। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी थे,
और विवेक गौतम जी थे और भी काफी बड़े बड़े नाम यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने भी यही कहा कि कोशिश करके देख, अपने आप में एक मंत्र है। अपनी किताब में कुछ पंक्तियां पढ़ के सुनाइए। हाँ बिल्कुल। जो आपकी मतलब फेवरेट हो। अब मैंने तो लिखा है तो सब फेवरेट ही है मेरा। फिर भी कोई तो एक है जिसको पढ़ के आपका अंदर से एकदम दिल खुश हो जाता होगा, लगता होगा कि नहीं, इसको पढ़ के मैं अपना पूरा दर्द भूल चुकी हूँ, सारी थकान मिट गई है। कुछ तो ऐसी कोई खास बातें होंगी। मैं अगर बोलूं तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें, अगर मैं इसकी टाइटल की बात करूं तो टाइटल पे ही मैंने एक कविता लिखी थी। उधड़े उधड़े रिश्तों को बुनने की कोशिश करके देख, उधड़े उधड़े रिश्तों को बुनने की कोशिश करके देख, दिल की बातें बिना कहे सुनने की कोशिश करके देख। कभी देख आंखों को खोलकर सब तेरे अपने ही हैं, छोड़ मिटाना उनको, मिट जाने की कोशिश करके देख। कभी परायों को भी अपनाने की कोशिश करके देख, या फिर तू खुद उनका हो जाने की कोशिश करके देख। अपनों की खातिर मिट जाना सबके बस की बात नहीं, ऐसा कुछ तो तू भी कर जाने की कोशिश करके देख। रख उम्मीद मिलेगी मंजिल आए कितने भी तूफान, रख उम्मीद मिलेगी मंजिल आए कितने भी तूफान, तूफानों से डर मत टकराने की कोशिश करके देख। बने गीत जीवन का कोई है बेशक आसान नहीं, बने गीत जीवन का कोई है बेशक आसान नहीं, बिना शब्द के धुन कोई गाने की कोशिश करके देख, बिना शब्द के धुन कोई गाने की कोशिश करके देख। और ये मुझे लगता है कि लोगों को इंस्पायर करने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे तो लग रहा है मैं आपसे के साथ बातचीत करते करते इतनी ज्यादा इंस्पायर हो रही हूँ कि थैंक यू। आप एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हो। मैं एक्चुअली अपने लेवल पे मोटिवेट करती हूँ। मेरे आसपास बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कभी कभी अपनी लाइफ से स्ट्रेस रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, और जब मैं उनसे बात करती हूँ आधा घंटा 15 मिनट, वो कहते हैं यार बड़ा अच्छा फील हो रहा है। मुझे तो लग ही नहीं बड़ा रहा हल्का कि लग रहा है। कितनी देर बीत गई। मैंने तो इस दिन घड़ी भी नहीं देखा। देखो भी मत। अगर मेरे रहते हुए घड़ी देखी तो फिर क्या फायदा। घड़ी टाइम चेक में देती रहती हूँ अपने शो में भी, लेकिन लोग घड़ी देखना भूल जाते हैं और कई बार मैसेज आता है कि रेखा जी इतनी जल्दी चले गए। तो मैं चाहती हूँ कि लोग जब मेरे साथ बैठे तो उनको टाइम का पता ना चले और वो कभी घड़ी ना देखें। अपनी आवाज को कितनी तरह से आप ट्रांसफॉर्म कर लेते हो, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट के लिए भी आवाज देते हो, एंकरिंग के लिए भी आवाज निकालते हो, एक्टिंग के लिए भी निकालते हो, शायरी भी पढ़ते हो, कविताएं भी पढ़ते हो। आरजे तो खैर आपको खून में है। एक्चुअली आवाज जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा करना पड़ता है। और जैसे हमारी फील्ड में भी कभी कभी हमें बहुत छोटे फीमेल की आवाज निकालनी होती है, जैसे 15 साल, अब बच्चों की 5 आवाज साल, बहुत अच्छी निकाल लेती छोटा छोटा करती हूँ। कभी कभी कार्टून्स की भी आवाज निकाल लेती निकालती हूँ, बट कार्टून्स पे मैं ज्यादा काम नहीं करती हूँ क्योंकि उससे वोकल कोड्स बहुत इफेक्ट होता है उनपे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो ना अपनी नॉर्मल आवाज से हटके एक आवाज सुना दीजिए। थोड़ा मुश्किल है अभी। थोड़ा सा आवाज चेंज कर दीजिए, नॉर्मल आवाज से हटकर। ओके। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरह से तुम्हारे साथ रहना होगा। तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया, तुम क्यों नहीं समझती कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हारा कभी साथ नहीं दिया? तुम तो जानती हो ना, हमेशा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। और क्या चाहती हो तुम मुझसे? बहुत आसान लगता है ना ऐसा कहना। तुम नहीं समझते तो नहीं हो पाएगा मुझसे। जब हम रेडियो पे होते हैं तो हमें अपनी आवाज से ही आपने मुझे एकदम भावुक कर दिया। ये चीज मैं इसलिए आपको समझा रही थी कि जब आप रेडियो पे होते हो तो आपका फेस नहीं दिखता है, बिल्कुल आपको अपनी आवाज से ही लोगों को बांधना है। तो अगर आप रो रहे हो, आपके आंसू भले ना आए, लेकिन आपकी आवाज में वो आंसू आने चाहिए कि लोग रोते हैं। तो मैं वो करती हूँ। या आप हंस रहे हो या खुश हो, वो भी आपकी आवाज में दिखना चाहिए। या फिर आप बुजुर्ग हो तो वो भी आपकी थकावट आपकी आवाज में आएगी। बेटा तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कहाँ जा रहे हो बेटा, रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। एक बीमार माँ बेचारी बिस्तर पे है, वो कुछ ऐसा ही बोलेगी। बहुत सारी चीजें हैं, डिपेंड करता है कैरेक्टर आपके हाथ में आता है तो आप ऐसा प्ले करते हो, क्योंकि मुझे उस कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा और मैं अगर यहाँ घुस गई तो फिर आप रेखा को वापस लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जब जैसी जरूरत होती है। क्या प्लानिंग, जैसे आपने बोला कि
बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत कुछ प्लान्ड है, बहुत क्लू दे दिया कि आपकी अगली किताब जो बहुत जल्द आने हाँ, वाली है। किताब आने वाली है। लेकिन उससे अलग हटकर, क्योंकि आपने 1 साल पहले ही नया शौक पाला था कविता लिखने का, हम्म, तो कविताएं अब कुछ लिखने का नया शौक क्या पहले भी था, करेंगी? बुक लिखने का डॉक्टर? नहीं डॉक्टर तो क्योंकि आपने नर्स का किरदार निभाया है, तो क्या हाँ पता हो हमें सकता डॉक्टर के है। रूप में भी बन जाए। एक्चुअली हम लोग अपने प्रोफेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हम एक काइंड ऑफ डॉक्टर ही हैं। हम लोगों का इलाज एंटरटेनमेंट से करते हैं, म्यूजिक से करते हैं, संगीत से करते हैं। संगीत एक ऐसी चीज है जिसमें एक अलग पावर है जो लोगों को कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री करता है। अगर आप म्यूजिक से जुड़ते हो तो आप टेंशन से दूर हो जाते हो। और हम जब रेडियो पे होते हैं तो हम देखा जाए तो इनडायरेक्टली वही काम कर रहे हैं लोगों के लिए। और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग स्ट्रेस में हैं वो सब कुछ अपना स्ट्रेस भूल जाएं, टेंशन फ्री हो जाएं, संगीत को एंजॉय करें, थोड़ी देर तो अच्छा फील करें जब तक हम ऑन एयर हैं। या कोई और भी है अगर मेरा साथी तो वो भी यही सोचता है, हर कोई यही चाहता है हम जिस प्रोफेशन में हैं। तो काइंड ऑफ डॉक्टर ही आप बोल सकते हो इस मामले में, लेकिन हमारा इलाज करने का तरीका दूसरा है। और हम अपनी स्माइल से, म्यूजिक के साथ, बातों के साथ लोगों को किसी तरह से रिलैक्स और दिमाग से फ्री और टेंशन फ्री करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, आरजे भी बनना चाहती हैं, एंकर भी बनना चाहती हैं, एक्टिंग भी बनना चाहती हैं, करना चाहती हैं, लेकिन उनमें वो क्वालिटी नहीं है। सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन बात फिर वही आती है कि जो भी आप करना चाहते हो आप कर लोगे, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन मेहनत करिए, काम करिए उसके ऊपर, तैयारी करिए उसके लिए। क्योंकि अगर वही बात है कि आप बॉर्डर पे जाके लड़ना चाहते हो तो पहले आपको फिजिकल मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा फाइट करने के लिए। तो ये भी एक फाइट ही है। आप अकेले नहीं है इस इंडस्ट्री में, आपके जैसे लाखों लोग हैं जो इस लाइन में लगे। बिल्कुल। और कोई नहीं चाहता कि आप लीजिए, आप आगे जाइए, बिल्कुल। आपको कोई अपनी सीट नहीं देगा। तो इस भीड़ में अपनी पहचान कैसे बनाए? बहुत मुश्किल है, एक्चुअली बहुत मुश्किल है। मैंने भी जब ऑडिशन दिया था तो बहुत सारे लोगों ने ऑडिशन दिया था, 2-2,500 लोग तो रहे होंगे। और उसमें से कुछ 7-8-10 लोग मैक्स सिलेक्ट हुए थे उस टाइम पे। और उनमें से एक होना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि हर तरीके से आपको वहाँ पे जज किया जाता है कि आप बोल कैसा रहे हैं, आप लिखते कैसा हैं, आपको नॉलेज कैसी है, और आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आपकी आवाज़ कैसी है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिस पे आपको टेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद आपको टेक्निकल नॉलेज दी जाती है, उसके ऊपर भी टेस्ट होता है कि आप शो कैसे करते हैं, करिए, लिख के दिखाइए, शो करिए। तो इतना आसान नहीं है कि सुनने में ही बहुत आसान लगता है। और मजे की बात यही है कि जो काम आप कितना भी मुश्किल से कर रहे हो पर दूसरे को देखने में बड़ा आसान लगे, यही आपकी स्पेशलिटी है कि आपने उस चीज को इतना इजी बना दिया है लोगों की नजर में कि आप उसको इतना एफर्टलेस तरीके से कर रहे हो कि लोग आपको देख के समझें कि ये बड़ा आसान है। भले उसके पीछे कितना प्रेशर हो, कितना भी मेहनत हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको इतना इजी बना पाना, ये एक अपने आप में चैलेंज है। और लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो इस फील्ड में आना तो आप अपनी वॉइस पे काम करिए, आप अपने रीडिंग स्किल्स पे काम करिए। बाकी जो वो टेक्निकल नॉलेज दे सकता है, लेकिन आप अगर आप हीरा है ना तो तब आप तराशे जा सकते हैं। पत्थर को तराश के आप हीरा नहीं बना सकते, आप उसे मूर्ति बना सकते हो। आप ये पहचानिए कि आप हैं क्या और आप क्या बन सकते हैं। अगर आप हीरा हैं तो आपको तराश के हीरा बनाया जा सकता है, अगर आप पत्थर हैं तो आपको तराश के मूर्ति बनाया जा सकता है। क्वालिटी जरूर है आपके अंदर कुछ ना कुछ, आप अपनी क्वालिटी पहचानो और आप क्या बन सकते हो उस पे काम करो। दुनिया में तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो अभी भी अपने आप को उबार नहीं पा रही हैं, अपने जो कैलिबर है उनको दबा रही हैं, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? आप खुद को दबाओगे तो दुनिया आपको दबा देगी। कोई आपको हाथ पकड़ के ही नहीं कहेगा कि आ जाओ, मैं हूं। आपको खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी हिम्मत हो तो फिर सब आपके साथ आ जाएंगे। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, है ना। तो पहले आप खुद के लिए खड़े होइए, फिर आपको लोगों का साथ भी मिलेगा, और मिलता है। जब आप कुछ अचीव करते हो ना तो लोग ये बताने में बड़ा प्राउड फील करते हैं कि इसको हम जानते हैं। बिल्कुल। भले आप उसे नहीं जानते हो, ये इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको जानती हूँ कि नहीं जानती हूँ। आप मुझे जानते हो, भैया अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। वो आपको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो लोग लेकिन वहां पे बताएंगे, अरे इनको मिला था मैं एक बार, इन्हें जानता हूं मैं। फोटो खिंचवाते हैं आपके साथ। क्यों खिंचवाते हैं? इसलिए कि जब आप कुछ अच्छा करते हो तो हर कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो कोई आपके घर आके, आप बिस्तर पे सो रहे हैं तो कोई ये नहीं कहेगा कि एक सेल्फी प्लीज।
है ना। वो अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ आपके सपोर्ट के लिए आए, तो पहले आप खुद उठिए, तैयार होइए, बाहर निकलिए, अपना रास्ता पकड़िए, कहाँ जाना है आपको। फिर आपको रास्ता बताने वाले भी मिलेंगे, ऑटो वाले भी मिलेंगे, रिक्शे वाले भी मिलेंगे, मेट्रो भी मिलेगी, सब मिल जाएगा, जरिए सब मिलेंगे आपको, लेकिन पहले आपको उठ के निकलना पड़ेगा। जिस तरह से आपने समाज में अपनी एक छाप छोड़ी है और दुनिया में अपना नाम कमाया है, तो क्या कहना चाहोगे उसके लिए? आप ये आप लोगों नारी का शक्ति की एक एग्जाम्पल आपने उदाहरण सेट किया है इस दुनिया में, समाज में। नहीं, एक्चुअली ये मैं मानती हूँ, शायद ये आम लोगों को देखने में नहीं लगेगा, या जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं उन्हें भी नहीं पता चलेगा, लेकिन जो मेरे आसपास के लोग हैं ये वो जानते हैं कि मैं जिस बचपन से जिस तरह के माहौल से हमें बड़ा किया गया, या जिस तरह से हमको गाइड किया गया या रोका गया, बोला गया कि ये नहीं करना वो नहीं करना, उसके बाद हमने अगर कुछ अचीव किया है तो मेरे आसपास के लोग उस चीज को जानते हैं, मेरे स्ट्रगल को वो अप्रिशिएट करते हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हो। और आई नो कि सब लोग मुझे उतना नहीं जान सकते, मेरी पर्सनल लाइफ या मेरी चीजों को, पर अगर मेरे आसपास के लोगों को भी ये दिखता है और वो ये कहते हैं कि हाँ तुमने यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे लगता है कि हाँ शायद मैंने नारी शक्ति की कहीं ना कहीं मिसाल थोड़ी बहुत कायम की है। और मैं हर उस लड़की को बोलती हूँ जो दब के घर में बैठी हैं, वो सब में कहीं ना कहीं कुछ कैलिबर है, बस पहचानो अपने आप को, कुछ तो है आपके पास जो आप कर सकते हो, ढूंढना आपको पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि महिला, एक तो महिला, ऊपर से ग्लैमर वर्ल्ड में इतनी बड़ी पहचान बनाना कोई साधारण बात नहीं है। ग्लैमर वर्ल्ड हो या कोई भी वर्ल्ड हो, किसी भी वर्ल्ड क्योंकि में, जहाँ पे लोग लाइन लगाकर खड़े हैं बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, टीवी पे एक शो पाने के लिए, न जाने पता नहीं कितनी बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक आरजे में, अरे आकाशवाणी जैसे संस्थान में एक बार शो मिल जाए, क्योंकि जब आप किसी से अच्छा करते हो ना, तो आपके पीछे खड़े हुए लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, वो चाहते हैं कि आप गिर जाओ किसी तरह से और आपकी सीट उन्हें मिल जाए। और अगर आप पीछे हो तो आपके आगे खड़े हुए लोग भी आपको धक्का मारना चाहते हैं कि आप कहीं गलती से उनके आगे ना आ जाओगे कल को। कोई नहीं चाहेगा ऐसे कि आप आ जाओ, लेकिन अगर आपके पास मेहनत है, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, तो फिर लोग सपोर्ट में आएंगे पक्का, क्योंकि उनको लगेगा कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ग्लैमर वर्ल्ड में आ जाना और उसको एक मेंटेन करना, दोनों में बहुत अंतर है। ऑब्वियसली आपको हर दिन कुछ ना कुछ अगर आप अचीव कर रहे हो, तो आपको देखो पैकेजिंग होती है ना एक पैकेट की, उसके अंदर क्या है वो हम बाद में देखते हैं, पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, उसका पैकेजिंग होता है। जब तक वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा तब तक लोग नहीं पहचान पाएंगे कि क्या चीज है मार्केट में, क्या है वहां पर। कोई अगर मान लो एक बिस्किट भी मैं खरीदने जाती हूँ, तो पहले मुझे पता तो हो कि इस नाम से कोई बिस्किट है मार्केट में, तब तो मैं जाऊंगी उसे खरीदने के लिए ना। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी पहचान पहले बनाओ, लोगों को दिखो, पता चले कि आप इस प्रोफेशन में हो, आप ये काम करते हो, और वो तब पता चलेगा जब आपने जो अचीव किया है, जो कुछ आप कर रहे हो, वो लोगों को दिखे। शोकेस करो आप, जो आज के वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितना सोशल मीडिया का इस वक्त है, लोग हर चीज को दिखाते हैं कि हमने ये काम किया, काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आप अपने आप के बारे में नहीं बताओगे तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आप क्या काम करते हो। उसके लिए जरूरी है कि आप अगर आवाज की दुनिया में हो तो अपनी आवाज को शोकेस करो, आप बताओ कि मैं ये काम करती हूँ और ऐसा करती हूँ। आपको अपना वॉइस सुनाना पड़ेगा लोगों को। अगर आप एंकर हो तो आपको अपनी एंकरिंग कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के साथ अपने काम किया, अपने घर में बंद करके रख दिया, मैं आज कुछ करके आई मैंने रख दिया चुप करके, या मैंने ये घर में भी लगा दिया, मेरे घर में कितने लोग आ पाएंगे? सब तो नहीं आएंगे ना। लेकिन मैंने अगर कहीं कोई काम किया है तो मैं उस चीज को लोगों तक पहुंचाऊं कि मैं ये काम करती हूँ। अगर आपको ऐसे किसी काम की जरूरत हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी मार्केटिंग अच्छी करते हो, आप मार्केटिंग भी सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने बस दिखाना है, शोकेस करना नहीं, आपके पास एक्चुअल में क्वालिटी होनी चाहिए, लोगों को दिखनी चाहिए, तो लोग अपने आप आपको ढूंढते हुए आते हैं। जो श्रोताओं आपके इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? यही कहूंगी कि हर एक के पास एक पावर है, एक इनर पावर है, उसको पहचानिए और उसको निखारिए। आप जो भी हैं, कोई भी चीज किसी से कम नहीं होती, हर कोई हीरा नहीं होता, लेकिन कभी कभी पत्थर भी अगर खूबसूरती से तराशा जाए ना, तो वो भगवान बन जाता है ना। तो ये समझिए कि आप में क्या क्वालिटी है, उसको आप निखारिए और आप उसी में बेस्ट करने की कोशिश करिए। आप किसी से पीछे नहीं है, आप हमेशा आगे जाएंगे और कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरी एक ख्वाहिश है कि एक पॉडकास्ट मैं आपके साथ और करूं। अभी तो सिर्फ मैंने अभी रेखा जी को पहचाना कि वो अंदर से क्या है।
अभी थैंक मुझे यू। आपके बारे में और भी बहुत कुछ जानना है, क्योंकि आपने जिस तरह के कार्य किया है और समाज में आपने एक मिसाल कायम किया है, थैंक तो यू। मेरे लिए आप खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं किसी को मोटिवेट कर पाऊँ और लोग मेरे साथ जुड़ पाएँ, तो यही काम कर रही हूँ कोशिश, क्योंकि हम समाज में कुछ तो अच्छा करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हो। रेखा जी आपको खुद सारे सवालों का जवाब देंगी, या बिल्कुल। फिर अगले पॉडकास्ट में आपको इन्हीं के माध्यम से आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। बिल्कुल, आप अगर मेरी फील्ड में भी आना चाहते हैं, तो कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हो। डेफ़िनिटली मैं आंसर करूँगी, भले ही अगले शो में या फिर आपके क्वेश्चन जहाँ कमेंट में मैं देखूँगी, वहाँ ज़रूर लिखूँगी, और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ। चलते चलते एक बात बताइए रेखा जी, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? वाओ! अगर आपको लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ, तो शायद मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाई हूँ, आपको अपने साथ जोड़ पाई हूँ। आप मेरे साथ इतना कंफर्टेबल होके जुड़ी हैं, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। क्योंकि जब हम किसी को पसंद करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि उसका नेचर हमें इम्प्रेस करता है, या हम उसके साथ खुल के बात कर पा रहे हैं, उसके साथ अच्छे से फ्रेंडली बात कर पा रहे हैं। तो अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हो ना, तो आप खूबसूरती से लोगों के साथ पेश आना शुरू करो। अगर आप लोगों के साथ अच्छे से जुड़ोगे, लोग आपको पसंद करेंगे, और आप चाहे कैसे भी दिखते हो, लुक्स पे मत जाइए, आप हमेशा सुंदर दिखेंगे। और अब चलते-चलते मैं तो यही कहूँगी कि क्लासिक कोमल के साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा, क्योंकि कोमल बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू कोमल, आपने मुझे जोड़ा अपने श्रोताओं के साथ, अपने लिसनर, अपने व्यूअर्स के साथ, और मेरे भी दोस्त ज़रूर इसके साथ जुड़ेंगे। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ, हमारे थैंक श्रोताओं यू। को ढेर सारा प्यार। Like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe.